रंग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी भावनाओं और यहां तक कि हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। ये नहीं कोई चित्रकला की क्लास है और ना ही मनोविज्ञान की, लेकिन इस रंग विज्ञान से आज यूपी की दलित पॉलिटिक्स को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 4 तस्वीरें बीते 5 साल की हैं। साल 2021 से 2025 तक चारों तस्वीर 14 अप्रैल की यानी कि अंबेडकर जयंती के मौके की। चारों तस्वीरों में अखिलेश यादव हैं, लेकिन इस साल अखिलेश के गले में नीले रंग का पटका है जो पहले कभी नहीं देखा गया। समाजवादी पार्टी की पहचान लाल और हरे रंग से रही है। झंडे से लेकर बैनर, टोपी और पंडाल तक का डिजाइन इन्हीं 2 रंगों के आसपास ही रहा है। लेकिन इस बार अंबेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश के गले में नीले रंग का शॉल ओढ़ा हुआ सबने देखा। ये वो रंग है जो बाबा साहेब को बेहद ही प्रिय था, जो वक्त के साथ अंबेडकरवादी राजनीति का पर्याय भी बन गया। समाजवादी पार्टी के लाल हरे रंग में नीले रंग को जोड़ने की राजनीति को विस्तार से समझेंगे, लेकिन शुरुआत पहले अखिलेश यादव के 2 नेताओं के बयान से करते हैं। पहले राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और दूसरे हैं विधायक इंद्रजीत सरोज। अखिलेश के दोनों ही नेताओं ने हिंदू मंदिरों के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए हैं। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज दोनों ही दलित समाज से आते हैं। दोनों ने ही ये बातें अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में कही। 14 अप्रैल को दिए एसपी नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचे, ऐसा दावा उनकी ओर से किया गया। हालांकि उन्होंने अपने नेताओं को इतिहास के पन्ने ना पलटने की नसीहत जरूर दी है। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अबू आजमी पीछे ही खड़े थे। औरंगजेब का इतिहास जो कब्र खोद कर लेकर आए थे और उस पर बहुत बवाल मचा था। फिलहाल अब उनकी ये नसीहत उनके नेताओं पर कितना असर करेगी ये देखना होगा। अखिलेश यादव को देने नेता अपने विवादित बयानों पर हालांकि अभी भी अड़े हुए हैं। देखिए, मैंने जो कुछ कहा उसका एक ऐतिहासिक रेफरेंस है, मैं बेसर पर की बात नहीं करता। पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है, तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है। अखिलेश यादव भले ही बयानों से दूरी बना रहे हों, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। विवादित बोल वाले नेताओं पर उनका नरम रुख सवालों में है, जिसने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। क्या विवादित बयानों का ये पैटर्न सोची समझी रणनीति के तहत है? अगर बयान से आपत्ति है तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? समाज में वैमनस्य बढ़ाने वाले बयानों पर रोक क्यों नहीं लग रही है? सनातन के खिलाफ समाजवादी पार्टी के बयानों की श्रृंखला को बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। मुसलमान की पहली पसंद कांग्रेस है। इन्हें लगता है कि जो दिल्ली में हुआ है एनडीए गठबंधन में, हरियाणा में हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में भी वही हालात ना हो, कहीं कांग्रेस और सपा के अलग अलग प्रत्याशी न खड़े हो जाएं। इसलिए मुस्लिम को आकर्षित करने के लिए ये सारा उपक्रम चल रहा है। बीजेपी भले ही इस बयानबाजी के तार मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रही हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम राजनीति की बजाय समाजवादी पार्टी की जाति पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आती है, जो 2027 में सत्ताधीश के लिए तैयार की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से अखिलेश यादव की जुबान पर जो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दिया है वो है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी 2017 से ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2024 में पीडीए ने सक्सेस फॉर्मूला दिया।
यूपी में एसपी सबसे ज्यादा सांसद वाली पार्टी बनकर सामने आई। इसी फॉर्मूले को अखिलेश 2027 में धार देना चाहते हैं। यूपी में ओबीसी आबादी 40% से ज्यादा है, दलित 21%, जबकि मुस्लिम आबादी 19%। सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी वाले यादव और मुस्लिम वोट बैंक में अखिलेश की मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन सत्ता के लिए दलित वोट भी बेहद जरूरी है। अखिलेश के दोनों विवादित बयानवीर दलित समुदाय से आते हैं। राणा सांगा विवाद में अखिलेश मजबूती से रामजी लाल सुमन के पक्ष में खड़े रहे और अब भी उनके सुर दोनों पर नरम हैं। कोशिश खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की है, लेकिन क्या मिलेगी कामयाबी, ये बड़ा सवाल है। जाति की राजनीति भारत का कड़वा सच है, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए विवादित बयान को जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक जाति विशेष को साधने के लिए दूसरी जाति को निशाना बनाना कहां तक उचित है? मेरी ये राय है कि राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज में तनाव बढ़ाने से बाज आएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।